जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। कंप्लीट कॉन्सेप्ट को आज हम स्टडी करेंगे। टॉपिक है आज का हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ मैग्नेटिज्म। एक सिंपल सी बात समझिए, जब हम मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे थे तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को पढ़ते टाइम हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि व्हेनेवर वी विल हैंग एनी मैग्नेट फ्रीली और सस्पेंड एनी मैग्नेट फ्रीली then it always stays in north and south। यानी कि अगर ये मैग्नेट हमारे पास है और अगर हम इसको फ्रीली हैंग कर देते हैं तो ये हमेशा किधर जाके रुकती है? नॉर्थ या साउथ में जाके रुकती है। बट ऐसा क्यों? कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है कि हमेशा ये नॉर्थ और साउथ में ही जाके ठहरती है? या जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक नीडल की, जिसको हम कंपास बोलते हैं, मैग्नेटिक कंपास, तो मैग्नेटिक कंपास जो हमेशा होता है उसका जो एंड पिन होती है, उसके जो एंड्स होते हैं वो नॉर्थ और साउथ में ही डायरेक्टेड क्यों होते हैं? जो नीडल होती है नॉर्थ और साउथ में ही जाके क्यों ठहरती है? किसी और डायरेक्शन में जाके क्यों नहीं रुकती? तो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है जिस पे अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया, अब हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। क्या लॉजिक है इसके पीछे? देखिए, अगर ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे और ये बार बार एक ही जगह जाके रुकती है, इसका मतलब इस मैग्नेट पे कोई ना कोई फोर्स ऐसा वर्क कर रहा है जो इसको बार बार खींच के उसी डायरेक्शन में ले जा रहा है। अदरवाइज अगर हम इसको इस टाइप से रोक देते, ईस्ट और वेस्ट में रोक देते, तो ये ईस्ट और वेस्ट में ही रुकी रहती। लेकिन ये बार बार घूम के नॉर्थ एंड साउथ की तरफ जा रही है, इसका मतलब इस पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। बट जब हम अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं तो हमने कोई भी वहां पे अदर मैग्नेट नहीं रखा होता है, फिर भी ऐसा हो रहा होता है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, यहां से एक लॉजिक निकल के आता है, हो ना हो अर्थ पे हर जगह एक ऐसा फोर्स वर्क करता है जो हर बार उस मैग्नेट को एक डेफिनेट डायरेक्शन में, एक डेफिनेट अलाइनमेंट में लेके आता है। कोई ना कोई फोर्स तो है, और ये केवल एक प्लेस पे नहीं है। आप ऑन द अर्थ कहीं भी चले जाएं, किसी भी सब कॉन्टिनेंट में चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, XYZ ऑन द अर्थ, जब भी आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही जाके ठहरेगी। ठीक, तो कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा है, और यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि ये जो फोर्स मैग्नेट पे लग रहा है, दैट विल अलाइन द मैग्नेट ऑलवेज इन नॉर्थ एंड साउथ व्हेन इट सस्पेंडेड फ्रीली। ये फ्रीली जब हमने हैंग करी तो जो फोर्स इसको बार बार नॉर्थ और साउथ में ले जाके अलाइन करता है वो अर्थ के हर पॉइंट पे लगता है, और उसी फोर्स को हम बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म, या उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, एक कॉमन सा एक एविडेंस है, और ये केवल अकेला एक एविडेंस नहीं है, इसके अलावा कुछ और एविडेंसेस हैं जिससे हमको ये मालूम पड़ता है। दूसरा एविडेंस क्या है कि कहा यह भी जाता है कि जब भी कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि जैसे आयरन है, सॉफ्ट आयरन पीस को आप जमीन के अंदर बहुत गहराई में अगर आप उसको गाड़ देते हो एक लॉन्ग टाइम के लिए, और जब आप उसको निकालते हो तो उस आयरन में या उस मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती हैं। और ये कब हुई डेवलप? जब हमने जमीन के अंदर गाड़ दिया। हमने कॉन्सेप्ट पीछे भी पढ़ा है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का, मैग्नेट की प्रॉपर्टी में था। क्या था इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट? कि जब भी कोई मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट के कांटेक्ट में आती है तो मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या आयरन पीस किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में आता है तो उसमें भी क्या होता है, एक लाइट मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। तो हमने जब आयरन पीस को जमीन के अंदर गाड़ दिया तो उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी डेवलप हुई। किसके कारण हुई? ड्यू टू द अर्थ। तो यहां से भी एक बात तो निकल के आती है कि हो ना हो अर्थ के पास कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड खुद का है, या अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म, और आज इसी अर्थ मैग्नेटिज्म को हम डिटेल में समझने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है अर्थ मैग्नेटिज्म? द अर्थ possess a magnetic field according to William Gilbert. Earth behave as if a powerful magnet is placed in it. South pole of magnet is towards the Earth's geographic north pole, and the north pole of magnet is towards the Earth's geographic south pole. यानी कि अर्थ के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उसी को हम बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। अब अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कई साइंटिस्ट के अलग अलग एविडेंस हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, अलग अलग ओपिनियन है। जैसे विलियम गिलबर्ट का ओपिनियन क्या था? अकॉर्डिंग टू द विलियम गिलबर्ट, उनका मानना यह था कि अगर ये अर्थ है, ठीक, इस अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो इधर क्या होता है, इधर अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है, इधर अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ होता है, हल्की सी टिल्टेड है ऑन द एक्सिस, ये बात तो आपको मालूम है। तो अर्थ के अंदर उनका मानना यह था कि अर्थ के अंदर एक पावरफुल मैग्नेट रखी हुई है,
और ये जो पावरफुल मैग्नेट अर्थ के अंदर रखी हुई है, इसका जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ है और जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है। ऐसा मानना था किनका? विलियम गिलबर्ट का। ठीक है, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है जिसमें कन्वेंशनल एयर कन्वेक्शन करंट को भी माना जाता है अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक, बट अभी जो हम स्टडी करेंगे उसमें मोस्टली केसेस में हम क्या मानेंगे? हम गिलबर्ट थ्योरी को मानेंगे। गिलबर्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? अर्थ के सेंटर पे एक पावरफुल मैग्नेट रखी हुई है। लेकिन अगर हम देखें तो इस थ्योरी के या इस कॉन्सेप्ट के कई ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे इन्होंने मान लिया कि पावरफुल मैग्नेट रखी हुई है, बट रियलिटी में अगर हम बात करें तो पावरफुल मैग्नेट अर्थ के सेंटर पे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अर्थ के कोर का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है और इतने हाई टेम्परेचर पर कोई भी मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म लूज कर सकता है। इसके अलावा किसी भी मैग्नेट का इतने हाई टेम्परेचर पर सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है। बट कुछ एविडेंस जो हमको मिले जिनसे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमको कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, मतलब जो एविडेंस मिले जिनसे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमको जानकारी मिलती है या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हमको ट्रेसेस मिलते हैं, उनके बेस पे हम बात कर रहे हैं अर्थ मैग्नेटिज्म की। कौन कौन से एविडेंस थे? पहले ही हम बात कर चुके हैं। पहला एविडेंस हमको क्या मिला था? ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल कम्स टू रेस्ट रफली इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। यानी कि जब भी हम मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो कहां आती है? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट में आती है। इसके अलावा एन आयरन पीस बरीड इन अर्थ बिकम्स ए मैग्नेट। ये भी हमने बात की कि किसी भी आयरन पीस को आप जमीन के अंदर गाड़ दोगे तो वो भी क्या होगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा। एक एविडेंस और है एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स नियर ए बार मैग्नेट। कई बार ऐसा होता है कि जब हम मैग्नेट को रखते हैं तो ये कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि हम मैग्नेट को अगर कहीं रखेंगे तो उसके सराउंडिंग में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। लेकिन कई बार उसके सराउंडिंग में हमको कुछ पॉइंट ऐसे भी मिल जाते हैं जहां पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है और ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। तो किसी भी मैग्नेट के नियर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, बट अगर वहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो निकल के आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे, जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट बोल रहे हैं, न्यूट्रल पॉइंट पे उस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अलावा एक और मैग्नेटिक फील्ड होगा जो उस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा होगा, तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पे होगा। अब ये दूसरा मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा? जो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, वो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का। तो एक एविडेंस ये भी हो गया। तो इन एविडेंसेस के बेस पे हम कॉमनली ये बोल सकते हैं कि अर्थ के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं एंड दैट इज कॉल्ड द अर्थ मैग्नेटिज्म। अब जब हम बात अर्थ मैग्नेटिज्म की करते हैं तो कुछ फैक्ट इसके बारे में हमको मालूम होने चाहिए। जैसे द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अर्थ सरफेस इज स्मॉल, नियरली अबाउट 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। यानी कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज अबाउट 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। बहुत वीक होता है, 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड केवल अर्थ का ही नहीं है, हमारी जो गैलेक्सी है जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं, वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करती है, उसके पास भी मैग्नेटिज्म है और उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? दैट इज अबाउट 2 × 10⁻⁻12 टेस्ला। यानी कि हमारे जो प्लेनेट है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है अबाउट 4 × 10⁻⁵ टेस्ला, और जो हमारी गैलेक्सी है उस गैलेक्सी का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अबाउट 2 × 10⁻12 टेस्ला। क्लियर? अब बात अर्थ के मैग्नेटिज्म की चल ही रही है तो एविडेंसेस तो हमको मालूम पड़ गए जिसके बेस पे हमने क्या किया? अर्थ के मैग्नेटिज्म को डिफाइन करना है। ठीक, बट कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फैक्ट हैं जिनसे हम अर्थ के मैग्नेटिज्म को डिफाइन करेंगे, जिनको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, सम फैक्ट अबाउट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या क्या फैक्ट हैं? वन बाय वन हम सारे फैक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक, समझेंगे। द अर्थ मैग्नेटिक poles do not coincide with geographic poles which are on the earth's axis of rotation। देखो बहुत कॉमन सी बात बोली है कि अर्थ में, जैसे भी हमने पीछे बोला था कि अर्थ में जब आप बात करते हो तो ये जो पोल हैं ये क्या हैं? जियोग्राफिक पोल्स हैं, और एक होते हैं मैग्नेटिक पोल्स। तो अर्थ के अंदर जब हम अर्थ के मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो अर्थ के जियोग्राफिक पोल और अर्थ के
जो मैग्नेटिक पोल हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये अर्थ, हमने यहाँ पे अर्थ को लिया हुआ है, ये अर्थ है, थोड़ा सा हम इस सर्किल को डार्क कर देते ताकि हमें क्लियरली समझ में आता रहे। ठीक है, ये देखिए ये जैसे अर्थ है। अब इस अर्थ में देखिए, अर्थ में बोला क्या है कि ज्योग्राफिक पोल भी होंगे और इसके मैग्नेटिक पोल भी होंगे। तो देखो इसके जो ज्योग्राफिक पोल होते हैं, ज्योग्राफिक पोल इसके हमने कहाँ पे माने हुए हैं, ये इसका एक ज्योग्राफिक पोल है। ये कौन सा है, इट इज कॉल्ड नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है। और इधर क्या होगा, इट इज ज्योग्राफिक साउथ, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये था नॉर्थ, और ये क्या था, ज्योग्राफिक साउथ। ठीक है, ये साउथ है, ज्योग्राफिक पोल। दूसरा बोला कि कोइंसाइड नहीं करते, किससे, मैग्नेटिक पोल्स से। अब देखिए मैग्नेट का पोल कहाँ पे है, मैग्नेटिक पोल्स की अगर आप बात करते हो तो मैग्नेटिक पोल भी आपको मालूम है कहाँ पे होंगे मैग्नेटिक पोल। देखो एक तो मैग्नेटिक पोल ये रहा साउथ, ठीक, एक मैग्नेटिक पोल ये रहा, ये क्या है, नॉर्थ। अब देख लीजिए इनको मिलाने वाली लाइन अलग है और इनको मिलाने वाली लाइन अलग है, इन दोनों लाइन कोइंसाइड नहीं कर रही हैं। दैट मींस अर्थ के नॉर्थ और साउथ क्या होगा, ये एक दूसरे को कोइंसाइड, ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, या ज्योग्राफिक साउथ और मैग्नेटिक साउथ, जिनको मैग्नेटिक पोल्स बोलते हैं और ज्योग्राफिक पोल्स बोलते हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते, मतलब एक लाइन में नहीं होते। इसीलिए जब हम किसी भी मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो हमेशा नॉर्थ साउथ में ठहरती है, ये बात सही है, बट ये एकदम स्ट्रेट नहीं ठहरती, दैट इज ऑलवेज सम इंक्लाइंड, कुछ इंक्लाइंड रहती है। इंक्लाइंड रहने का रीजन यही है कि अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ से कोइंसाइड नहीं करेंगे। क्लियर। सेकेंड फैक्ट क्या है, द पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट नियर द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक, बहुत कॉमन सी बात समझ लीजिए, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक साउथ होता है और मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ ज्योग्राफिक साउथ होता है। कोइंसाइड नहीं करते वो भी बात अलग थी, जिधर ज्योग्राफिक नॉर्थ होगा उधर मैग्नेटिक साउथ होगा और जिधर ज्योग्राफिक साउथ होगा उधर मैग्नेटिक नॉर्थ होगा। यानी कि हम सिंपल सी बात कर सकते हैं, मैग्नेटिक साउथ नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में होता है और मैग्नेटिक नॉर्थ साउदर्न हेमीस्फीयर में होता है। हेमीस्फीयर का मतलब अर्थ को बीच से डिवाइड कर देते हैं इक्वेटर लाइन से, ऊपर के पार्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, नीचे के को बोलते हैं साउदर्न हेमीस्फीयर। क्लियर। ज्योग्राफिक कॉमन सा यहां पे समझ लो कि अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ के सामने क्या होता है, मैग्नेटिक, ज्योग्राफिक नॉर्थ के सामने होता है मैग्नेटिक साउथ और ज्योग्राफिक साउथ के सामने होता है मैग्नेटिक नॉर्थ। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफिक एक्सिस। तो देखो ये तो बहुत कॉमन सी बात है, ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक एक्सिस। यहां पे देखो ये जो लाइन हम ब्लू से शो कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक एक्सिस। किसे किसे ज्वाइन कर रही है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल एक्सिस। दूसरा क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को जो लाइन ज्वाइन करती है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। ये वाली जो लाइन होगी दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। तो यहाँ पे बहुत कॉमन सी बात समझ लीजिए, दोनों एक्सिस अलग अलग हैं। ये हो गई आपकी ज्योग्राफिक एक्सिस थी और ये कौन सी हो गई, मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर। तो सिंपल सी बात है, जो पोल्स को ज्वाइन करती हुई लाइन जाती है दैट इज कॉल्ड एक्सिस। अगर वो मैग्नेटिक पोल्स को ज्वाइन करती हुई जा रही है देन इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस, और अगर ज्योग्राफिक पोल्स को ज्वाइन करती हुई जा रही है देन इट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक एक्सिस। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल एक्सिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है। इस ज्योग्राफिकल एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन जाएगा, यानी कि ज्योग्राफिकल एक्सिस से अगर हम कट कर दें, ज्योग्राफिकल एक्सिस के पैरेलल अगर हम क्या करते हैं, अर्थ को दो पीसेस में कट कर देते हैं, देन जैसे ये था अर्थ, ये थी, ठीक, ये क्या है, ये हम मान लेते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस है, और यहां पे एक होगी, इसको हम बोलते हैं क्या, सपोज ये क्या है आपकी मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेटिक
एक्सिस। तो अगर हम ज्योग्राफिकल एक्सिस से इसको कट करेंगे तो ज्योग्राफिकल एक्सिस से कट करने पे क्या होगा, ऐसा एक प्लेन बनता हमको दिखाई देगा। ये जो प्लेन होगा, जैसे नींबू होता है, नींबू को बीच से दो पीस में कट कर दो आप, ठीक है, नींबू है, दो पीस में कट करते हो तो दो प्लेन सरफेसेस आपको दिखाई देती हैं। तो ये जो प्लेन सरफेस आपको दिखाई दे रही, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक, आप मैग्नेटिक एक्सिस से जब कट करोगे तो वो जो आपको प्लेन दिखाई देगा मैग्नेटिक एक्सिस से कट करने पे, यहाँ पे ऐसा, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर, जो वर्टिकली जिस एक्सिस से जो प्लेन पास हो रहा है, उस प्लेन को हम बोलते हैं मेरिडियन। द प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड द प्लेन दैट विल पास फ्रॉम द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। सिंपल सी बात समझ लीजिए, इधर से कट करोगे तो ये ज्योग्राफिक मेरिडियन, इधर से कट करोगे तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल है, तरबूज होता है, तरबूज में आप दो जगह से कट लगाते हो और एक पीस निकाल लेते हो बीच से, जैसे ये था, ठीक, आपने इसमें कट लगाया यहाँ से और ये एक पीस बीच का निकाल लिया। अब जब ये पीस आप बीच का निकाल लोगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा, एक सरफेस इधर बनती दिखाई देगी, एक सरफेस आपको इधर बनती दिखाई देगी। एक होगा आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन, एक होगा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, ए ग्रेट सर्किल ऑन द अर्थ सरफेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक एक्सिस थी, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे अगर हम एक सर्किल बनाते हैं अर्थ के सराउंडिंग में, ये जो सर्किल बनता दिखाई देगा मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। और ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो सर्किल हमको बनता दिखाई देता है अर्थ के सराउंडिंग में, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल इक्वेटर, जिसको हम इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो सर्किल हमको बनता दिखाई देगा, दैट सर्किल इज कॉल्ड ज्योग्राफिक इक्वेटर। क्लियर? ज्योग्राफिक इक्वेटर हम उसको बोलते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो सर्किल बनता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, द साउथ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द नॉर्थ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये वही बात है कि मैग्नेट का जो साउथ पोल है अर्थ के अंदर, जो हमने बार मैग्नेट कंसीडर करी है, उसका जो साउथ पोल है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, क्योंकि साउथ किधर होता है, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ, यानी कि ऊपर के हिस्से में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और मैग्नेट का जो नॉर्थ होगा वो नीचे के हिस्से में होता है, दैट मीन्स साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे, मैग्नेटिक पोल्स और ज्योग्राफिक पोल्स को इंसाइड नहीं करते। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट थे। यहां से हमको क्या क्या मिलने वाला है, यहां से हमको मालूम पड़ गया कि मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, ज्योग्राफिक पोल्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है, ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होती है, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है, ज्योग्राफिक इक्वेटर क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है और ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है। इन्हीं टर्म्स को हम अर्थ के मैग्नेटिज्म को समझने के लिए यूज करेंगे आगे, इसलिए ये टर्म्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। ठीक, बात अब हम करते हैं एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ जिसको हम बोल रहे हैं, या एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब देखो एलिमेंट आपको मालूम है दो होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है, कंपोनेंट होते हैं, सॉरी। एलिमेंट का मतलब वो प्रॉपर्टीज या वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके बेसिस पे हम अर्थ के मैग्नेटिज्म को यूज करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे अर्थ के मैग्नेटिज्म की, या उसको समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। दोज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कौन कौन से एलिमेंट हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के, तो अगर हम बात करें, द क्वांटिटी विच कंप्लीटली डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट ए प्लेस आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ये बात हमने शुरुआत में भी की कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम जिस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं या जिन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, दोज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। कौन कौन से एलिमेंट हैं? देयर आर 3 एलिमेंट्स। नंबर 1 इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, number 2 is magnetic inclination, that is also called magnetic dip or angle of dip, and the third one is horizontal component of earth's magnetic field। देखो हर मैग्नेटिक फील्ड के, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल। लेकिन अर्थ की सरफेस पे
मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म या एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो तीन है एलिमेंट, एंगल ऑफ डिप जिसको हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन बोल रहे हैं, दूसरा है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन और एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वन बाय वन हम तीनों को समझते हैं। करें स्टार्ट। ठीक, फर्स्ट है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ठीक, अब एक बहुत कॉमन सी बात समझना, जैसे हम आपसे बात करते हैं कि ये अर्थ है, अर्थ है, ठीक, अब इस अर्थ में ये जो एक्सिस है ये इसकी ज्योग्राफिक एक्सिस है और ये जो है ये इसकी मैग्नेटिक एक्सिस है। ठीक, इट इज ज्योग्राफिक एक्सिस और इट इज मैग्नेटिक एक्सिस। अगर हम इन दोनों एक्सिस से वर्टिकली एक प्लेन कंसीडर करें, यानी कि इससे एक प्लेन पास होता है ऐसा, ये जो प्लेन होगा इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये जो वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है, एक प्लेन हम मानते हैं यहां से पास हो रहा है, तो इससे पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन होगा इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अब इसको देखो, हम पीछे वाले हिस्से को नहीं देखते, सामने देखो। सामने अगर हम देखते हैं तो दो प्लेन है। हमने क्या बोला था कि तरबूज का एक पीस कट करके निकाल लोगे तो एक सरफेस इधर दिखाई देगी, एक सरफेस इधर दिखाई देगी। जैसे इसको हम यहां से हटा दें, ठीक, एक सरफेस हमको ऐसी दिखेगी, एक सरफेस हमको ऐसी दिखेगी, इधर दिखेगी या नहीं दिखेगी, कैसी दिखेगी, इसको अगर हम यहां से हटा देते हैं ये, ठीक, अब ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, मतलब कुल मिला के कैसा दिखेगा, जैसे बुक होती है, बुक को अगर हम ओपन करते हैं तो बुक के दो सरफेस दिखते हैं ऐसे, एक इधर का एक इधर का, ऐसा। तो ये एक मैग्नेटिक और एक ज्योग्राफिक मेरिडियन, एक मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन ये जो बनते दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों मेरिडियंस के बीच जो यहाँ पे एंगल बनता है, दिस एंगल इज कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। यानी कि यहाँ पे देखो, एक दिख रहा है आपको मैग्नेटिक मेरिडियन, एक दिख रहा है आपको ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है ये, और ये आपका क्या है, ज्योग्राफिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच यहाँ पे ये जो एंगल दिख रहा है आपको, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस अल्फा इज नोन एज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। क्लियर, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन। सेकेंड एलिमेंट क्या था, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, जिसको मैग्नेटिक डिप भी बोलते हैं। हमने क्या बोला था कि जब भी कोई मैग्नेटिक नीडल होगी, उसको जब आप फ्रीली सस्पेंड करोगे, देन इट ऑलवेज स्टेज इन नॉर्थ एंड साउथ, बट ये हॉरिजॉन्टल स्टे नहीं करेगी। क्या होगा, ये हल्की सी इंक्लाइंड हो जाएगी इस टाइप से। ये ऐसी स्टे करनी चाहिए थी, ऐसी नहीं करेगी, कैसी करेगी, हल्की सी इंक्लाइंड। तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। Simply, whenever any magnetic needle is suspended freely on the Earth's surface, then it always stays in north and south, slightly inclined from the horizontal. नॉर्थ और साउथ में ठहरती है, बट कैसी ठहरेगी, हॉरिजॉन्टल से थोड़ी सी इंक्लाइंड ठहरेगी। यही जो एंगल बनता है, देन द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक नीडल एंड द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। क्लियर। थर्ड क्या था, थर्ड एलिमेंट था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, हमने ये माना है कि जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट जो अर्थ के सेंटर पे हमने मानी है, अर्थ के अंदर मानी है, वो ज्योग्राफिक एक्सिस से थोड़ी सी इंक्लाइंड होती है। तो ज्योग्राफिक एक्सिस से थोड़ी सी इंक्लाइंड होने का मतलब है कि वो ज्योग्राफिकल एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल क्रिएट करेगी, और जब वो ज्योग्राफिकल एक्सिस के साथ एंगल क्रिएट करेगी, ठीक, जितनी इंक्लाइंड होगी वो एंगल क्रिएट करेगी। एंगल क्रिएट करेगी तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, बेसिकली उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है कि जैसे ये डायरेक्शन दिया, ये डायग्राम है, इस डायग्राम में हमने ये माना है कि ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये BE। हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल कितना है, थीटा है, तो ये हो जाएगा BH मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो जाएगा BV यानी कि
वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर हम यहां पे इनकी वैल्यूज को फाइंड करें, ठीक है, इफ एंगल ऑफ डिप इज थीटा, ठीक है, देन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, ये बात ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है बी एच इज इक्वल क्या हो जाएगा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है बी ई इंटू कॉस थीटा, ठीक। हॉरिजॉन्टल के अलावा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब देखो वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम निकालते हैं एंगल ऑफ डिप अगर थीटा है तो बी वी इज इक्वल क्या हो जाएगा, बी ई इंटू साइन थीटा, वर्टिकल में साइन थीटा लगता है। अब यहाँ पे देखो दोनों हमको मिल गए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी मिल गया और वर्टिकल कंपोनेंट भी मिल गया। अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को यूज करके अर्थ के मैग्नेटिज्म को कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, देन ठीक है, देन क्या हो जाएगा, बी वी अपॉन वी एच। अगर हम ये रेशियो फाइंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बी ई साइन थीटा अपॉन बी ई कॉस थीटा, बी ई से बी ई कैंसिल, तो यहां से क्या निकल के आया, टेन थीटा इज इक्वल बी वी अपॉन बी एच, ठीक। थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिप है, और यहीं से अगर हम एंगल ऑफ डिप से थोड़ा सा कैलकुलेट इसको कर लें, 10 को अगर हम उस साइड शिफ्ट कर देते देन वी विल फाइंड द एंगल ऑफ डिप इज इक्वल क्या होता है, दैट इज tan इनवर्स बी वी अपॉन वी एच, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक। इसी के साथ साथ अब हम इससे और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड। देखो एंगल ऑफ डिप कैलकुलेट हो गया, एंगल ऑफ डिप कैलकुलेट करने के बाद अगर हम दूसरी बात करते हैं एंड, नाउ वी कैन राइट इट, अगर हम यहाँ पे करें बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, हमने वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर किया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर किया, और दोनों का जब हम स्क्वायर करते हैं देन वी विल गेट बी ई साइन थीटा होल स्क्वायर, साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस बी ई कॉस, क्या होगा, प्लस बी ई कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो बी ई स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, तो बी ई स्क्वायर अगर कॉमन आ गया देन वी कैन राइट इट बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, बी ई स्क्वायर और ये हो जाएगा इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर हम यहां से बी ई की वैल्यू निकालते हैं देन वी कैन राइट दैट बी ई इज इक्वल रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, ये हो गया। तो देखो कंपोनेंट दो होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और उन दोनों कंपोनेंट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ डिप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात वेल नोन है कि जो अर्थ की सरफेस पे है, अर्थ की सरफेस पे जो एक्टिव कंपोनेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, और सारी कैलकुलेशंस हम अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ करते हैं, इसीलिए हम उसको एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्लियर है? तो ये तो था अर्थ मैग्नेटिज्म के एलिमेंट। आगे अगर हम देखें तो आगे आता है हमारा टॉपिक एक न्यूट्रल पॉइंट। तो देखो न्यूट्रल पॉइंट हम पहले भी बात कर चुके हैं। क्या बात कर चुके हैं कि जैसे हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, होना क्या चाहिए कि अगर हम इस बार मैग्नेट को यहाँ पे रख रहे हैं तो इस बार मैग्नेट के सराउंडिंग में हमेशा हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलना चाहिए। जैसे ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन कई बार इसके सराउंडिंग में हमको कुछ ऐसे पॉइंट देखने को मिलते हैं, जैसे हमने ये एक पॉइंट ले लिया, कई बार हो सकता है कि इस पॉइंट पे जब हम देखें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाए, 0 है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बट नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0। तो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। अब ये नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 क्यों होता है, उसके पीछे भी एक वैलिड रीजन है। क्या है? क्योंकि यहां पे एक तो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसका, मैग्नेट का, बट यहां पे मैग्नेट
के मैग्नेटिक फील्ड के अलावा, यानी कि बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अलावा अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता है, जो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, दैट्स व्हाई द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, और ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। और ये एक बहुत कॉमन सा एविडेंस है दैट इज हेल्पफुल टू फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। क्लियर है? आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। और वैसे ये जो टॉपिक था आज का अर्थ मैग्नेटिज्म, वो 2014 में 24-25 में आपके सीबीएसई के एकेडमिक सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी एक कॉमन ओवरव्यू था जिसको आप पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।